हाँ तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का कक्षा 10वीं का सेंटअप एग्ज़ाम जो है वह कुछ ही दिनों में होने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि सेंटअप एग्ज़ाम में जो बच्चा पास नहीं करता है उसे वार्षिक एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको कैसे भी करके सेंटअप एग्ज़ाम को पास करना होगा। और इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, गणित हो, हिंदी हो, सोशल साइंस या विज्ञान हो, सभी के हम लोग VVI प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। तो आज हम लोग विज्ञान के प्रश्न को देखने वाले हैं जो 2024 के एग्जाम में, यानी कि अभी जो होने वाला है सेंटअप, उसमें आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा अगर जिस प्रश्न को आप भूल गए होंगे, और याद करते चलिएगा। तो फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न वह इस प्रकार से पूछा गया है, कह रहा है क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आप लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो आप लोग गोलीय दर्पण इस प्रकार से आप लोग देखे होइएगा, गोलीय दर्पण देखिएगा। तो कह रहा है कि परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ से ऐसे लौटता है उसकी वृत्ताकार सीमा, वृत्ताकार जो सीमा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है क्या कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है वह होता है ऋणात्मक, और जो अवतल दर्पण होता है वह क्या होता है, धनात्मक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा तो होता है और तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वह होता है लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 जो है वो आपके इस सामने पूछा गया है कि किसी बिंदु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। मतलब कि हम किसी भी वस्तु के देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के किस भाग पर बनता है। तो आप लोग कुछ आंख जानते हैं कि हमारा आंख इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस प्रकार का होता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारे इस भाग पर टकराने के बाद बनता है, और यह क्या होता है, यह रेटिना होता है, जिसको हिंदी में हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो जानते हैं आप लोग कि प्रकाश का चाल जो है वह सबसे अधिक निर्वात में होता है, और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न क्या है कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो हम लोग 3 दृष्टि दोष जानते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या है कि सिर्फ निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है। दूर दृष्टि वाला क्या होता है कि सिर्फ दूर की वस्तुओं को देख पाता है। और जरा दृष्टि वाला के क्या होता है कि ना तो वह दूर का और न ही निकट का देख पाता है। तो दूर दृष्टि का क्या हो जाएगा कि सिर्फ दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखता है। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परिवर्तित किरण पुंज भी क्या होगी, तो वह भी अभिसारी ही होगी। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्या है, कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म में क्या एक वर्णीय किरण गुजरे तो इससे क्या नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी एक प्रिज्म में से एक वर्णीय गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और विचलन तीनों के तीनों होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो होगा वह नहीं होगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु शक्ति होता है। तो बताया ही है कि कांच में जो होता है वह उत्तल लेंस का क्या होता है, वह धनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो
तो 10 नंबर प्रश्न समझिए क्या है। आप लोग अक्सर क्या है कि बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में आप लोग इंद्रधनुष देखते हुएगा आकाश में। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है? जब वर्षा के बूंदों के अंदर क्या होता है कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं होता है। तो पूछ रहा है कि जल के एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होता है? तो याद रखिएगा कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है कि स्विच लगाए जाते हैं। आपके घर में स्विच लगता होगा ना, कि जिसके द्वारा अगर स्विच बंद कर देते हैं तो बल्ब नहीं जलता है और चालू कर देते हैं तो जलता है। तो वह कौन से में लगता है? तो याद रखिएगा कि स्विच उसमें लगता है जिससे धारा का प्रवाह होता है, और धारा जिससे प्रवाह होगा आप लोग उसमें प्रभाव पड़ते हैं कि धारा प्रवाह होने से गर्म होता है, तो गर्म तार में लगता है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है कि जूल बट्टा में कूलाम, जूल बट्टा में कूलाम किसके बराबर होता है? तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि V बराबर होता है W बट्टा में Q। W बट्टा में क्या होता है? Q। तो W हो गया जूल और Q हो गया क्या? कूलाम। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने इस प्रकार से पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि टेस्ला नामक एक वैज्ञानिक थे जिनके सम्मान में क्या किया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है क्या कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो आप लोग कहीं जाते हुएगा तो क्या है कि दूरा पर देखे हुए कि विद्युत घंटी लगा होता है। जब हम टिपते हैं तो वह क्या घर में आवाज़ बजता है जिससे जो है घर वाले व्यक्ति बाहर आते हैं। तो वह किसका प्रभाव होता है? तो वह याद रखिएगा कि उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि जब हम स्विच को टिपते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से धारा प्रवाह कर जाता है और एक चुंबक रहता है जो उसको आकर्षित कर उस पर आवाज़ करता है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 देखिए क्या कर रहा है कि डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो क्या होता है? तो अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर डायनेमो क्या होता है। तो डायनेमो कुछ और नहीं बल्कि जो जनरेटर आप लोग देखते हुएगा शादी ब्याह में या जब आप लोग क्रिकेट मैच देखते हुए या किसी भी अति में, तो जनरेटर जो रहता है उसे ही हम लोग डायनेमो कहते हैं। तो जनरेटर चलता है तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रश्न नंबर 16 जो है वो आपके सामने है कि अपवर्तनांक का रंग निर्भर करता है। कोई भी चीज़ है उसका अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि एक मोटर कार के पक्ष दृश्य दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो आप लोग जानते हैं कि इस प्रकार से अगर एक मान लीजिए कि मोटर कार, तो यहाँ पर जो शीशा लगा रहता है कि पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए, उसमें क्या होता है कि देखिए कि 10 गाड़ी जो होता है वह आईने में चलाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिबिंब छोटा बनाता है, यानी कि वस्तु से छोटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 क्या है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। अगर कोई भी एक विद्युत सेल है तो धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच क्या होना चाहिए? तो फॉर्मूला होता है कि W बटा में Q। इसका क्या है? अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब कि यह अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें से कोई आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के ठीक बीच के मध्य स्थिति बीम के लिए आवर्तक होता है। तो याद रखिए जैसे कि इस प्रकार से यह क्या है? अवतल दर्पण, इसका ध्रुव यहाँ है और फोकस यहाँ है। इसके बीच का कोई भी वस्तु होगा ना उसका आवर्धक हमेशा एक से ज़्यादा होता है। क्या होता है? एक से ज़्यादा होता है। और जब एक से ज़्यादा होगा तो वह क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन में देखिएगा तो कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है क्या
कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो जब जीवाश्म ईंधन जलता है तो याद रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यानी कि इनमें से सभी बनता है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 देखिए क्या है, फॉर्मूला है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि R इक्वल टू होता है रो L अपॉन ए होता है। यही रो जो होता है यह क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है कि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन का दर होता है उसे हम लोग वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि समांग माध्यम से प्रकाश गमन करता है। तो समांग माध्यम से प्रकाश किस में गमन करता है, तो आप लोग जानते हैं कि सरल रेखा में गमन करता है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न जो है ना वो आप लोगों से इस प्रकार से पूछा गया है, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाले हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जो सेंटअप एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का कंपाइल है। कह रहा है कि यदि एक फ्रिज में से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो ये तो बताया है कि विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण और अपवर्तन तीनों होता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 जो है वह इस प्रकार से कि एक घोल नीले लिटमस पट्स को लाल कर देता है, पीएच का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं अम्ल क्षार में अम्ल क्षार और उदासीन लवण वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं कि अगर नीला को लाल में बदल देगा तो वह हो जाएगा अम्ल, और लाल को नीला में बदल देगा तो हो जाएगा क्षार। तो कह रहा है कि नीले को लाल, मतलब ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। और अम्ल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू में क्या होता है कि 1 से लेकर 6 तक के बीच में होता है। 7 नंबर क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो लाल कर दिया यानी कि 7 से कम ही होना चाहिए, और 7 से कम क्या है, 2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो ये बच्चों वाला प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या होता है। तो लोहे का डिनोट किससे करते हैं, Fe से, और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि सल्फर की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो सल्फर क्या होता है, तो सल्फर आप लोग जानते हैं कि सल्फर का परमाणु संख्या 15 होता है या 16 होता है, कितना होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके अनुसार 2, 8, 5 या 6, उसके अनुसार आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब लोहे को बचाने के लिए संक्षारण से उस पर जब परत चढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, और जब एल्युमिनियम पर चढ़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने है कि निम्न में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक पूछा गया है कि क्रियाशील कौन सा है, क्या CH4 यानी कि मेथेन है, या C2H6 यानी कि एथेन है, या C2H4 यानी कि एथीन है, या C3H8 यानी कि प्रोपेन है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, इसको बताना है। तो यह भी आप लोग के होमवर्क में रहेगा। इसको भी आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में गूगल से आप लोग सर्च कर बताइएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है क्या 31 कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को याद रखिएगा कि जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक और जो बनकर निकलता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पूछा है कि भाग लेने वाला, तो ये हो जाएगा अभिकारक। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि टूथपेस्ट क्या होता है। तो जो घर में आप लोग सुबह सुबह दांत धोते हैं वह टूथपेस्ट हुआ, तो वह क्या होता है। तो याद रखिएगा कि हमारा दांत अम्लीय होता है और अम्लियों को सड़ने से बचाने के लिए हमको किसकी जरूरत होता है, क्षारीय का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ बन जाएगा वह क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, क्षारीय बन जाएगा। तो इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया गया है कि कार्बोक्सिलिक समूह का जो होता है सूत्र वो होता है COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, COOH बन जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है, कह रहा है क्या 35 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि जब एसिड रेन होता है तो वह किसके कारण होता है, तो वह होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक प्रश्न आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना अम्ल रहने पर जो होता है वह अम्ल वर्षा होता है। तो आप लोग जानते हुए कि 5.3 या 5.5 इसके बीच में रहने पर क्या होता है कि अम्ल वर्षा होता है। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 है क्या कि निकेल की परमाणु संख्या होता है। पूछा है कि निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा कि निकेल का परमाणु संख्या जो होता है वह 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। तो 37 है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, उस जांच प्रणाली के विलयन क्या था। तो इस चारों का आंसर जो है ना आप लोग ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राप्त होता है। तो याद रखिए कि इथेनॉल की प्राप्ति होता है, किसका होता है, इथेनॉल का, C2H6O हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर देखिए बच्चों वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कार्बन का अप्रूफ से भी हर एक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कार्बन का 3 अप्रूफ होते हैं। एक तो होता है फ्लोरीन, बाकी जो होता है वो कार्बनिक समूह का वो होता ही है, लेकिन मेनली 3 पूछा जाता है। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा और तीसरा होता है फ्लोरीन। तो तीनों याद रखिए क्या क्या होता है, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हीरा किसका प्रूफ है, तो कार्बन का प्रूफ है। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 देखिए क्या करा है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धातु जो तन्य होता है उससे तार बनता है। तो याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन जल में विलय है। जल में कौन सा विलय होता है, तो जल में ग्लूकोज विलय होता है। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है। तो अम्लगम क्या है ना कि बच्चे बार बार इसमें कंफ्यूजन होते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखना है। जब भी अम्लगम पूछेगा तो वैसा देखिएगा समूह जिसमें क्या हो, पारा हो, क्या हो, पारा हो, यानी कि Hg हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में दिया हुआ है Na और Hg, यानी कि Hd दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 43 है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा। तो एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, तो सिंपल है, एथिलीन यानी कि एथीन हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि ब्यूटेनोन का फॉर्मूला C4H8O है, तो क्रियाशील समूह कौन सा होगा? तो ये कौन होगा? यह कीटोनिक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो एल्काइन जो होता है जानते हैं, एल्केन में एक बंधक, एल्कीन में दो बंधक और एकाइन में तीन बंधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, सिंपल सा कि सीने बार का किस धातु का अयस्क है? तो सीने बार किसका होता है? Hg का होता है। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं यानी कि सल्फर से जुड़े हुए अयस्क, उनका याद रखिएगा हमेशा कि होता है झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी कि इसी को कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। प्रश्न नंबर 48 है आपके सामने कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? तो जो कैथोड होता है उस पर याद रखिएगा, उस पर हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने कि सबसे अधिक आधातु गुण वाला कौन है? तो अधातु का गुण वाला याद रखिएगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि हैलोजन ग्रुप का जो होता है वही सब तत्व होते हैं। तो वह कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन तो इसमें है नहीं, तो दूसरा हो जाएगा क्लोरीन। प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं और आज के आपके लास्ट नंबर प्रश्न है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक ही करेंगे और इसका जो पार्ट नंबर 2 वीडियो आएगा उसमें 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नीला थोथा का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा विज्ञान का 1 से 50 तक प्रश्न याद हो चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा और अपने सेंटअप एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा।